हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है डेवलपमेंट के स्टेटस के हिसाब से, यानी कि वो कितना डेवलप हो चुके हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल द क्लासिफिकेशन विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले कैटेगरी जो आप देख रहे हैं दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ की ऊपर अवेलेबल हैं, उनके पास क्षमता है, पोटेंशियल है, बट हम किसी कारण से, और वो कारण क्या है, टेक्नोलॉजी, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, इस मामले में हम पीछे हैं तो हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो मैं अंडरलाइन करूंगा वो ही आपको याद रखना है और लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी की एज इट इज़ याद कर लेनी है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, ये किसी इलाके में हमें पाए जाते हैं बट अभी तक यूज़ नहीं हो पाए हैं प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy। बस यहीं तक। तो आपको याद रखना है कि जैसे गुजरात और राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट हैं, वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार है। आप अच्छे से वहाँ से एनर्जी को हार्नेस करके और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें यूज़ करने का और हमारा उस तरफ अभी तक ध्यान भी नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट जो कैटेगरी आप देख रहे हैं दैट इज़ डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसे रिसोर्सेज है जो प्रेजेंट हैं और हम बहुत लंबे समय से इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और भविष्य में भी इन्हें फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप याद रखेंगे पेट्रोल डीजल, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स आप याद रख सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल हो गया बच्चों, ठीक है, डीजल हो गया, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हम डेवलप्ड कहते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हम कई वर्षों से, कई साल से हम लोग पेट्रोल डीजल को फुली पोटेंशियल से यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी भी है इन्हें निकालने की, इनके इंजन्स भी हैं। ठीक है, तो इन्हें हम डेवलप रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनके बारे में सर्वेक्षण हो चुका है, एक सर्वे हो चुका है, एंड दे क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी पता लगाया जा चुका है। ऐसे रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। आप इसमें एक लाइन अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं और वो ये है कि दे आर बीइंग यूज्ड, यहाँ मैं लिखूंगा बीइंग यूज्ड एट मैक्सिमम पोटेंशियल। मतलब ये हुआ कि हम इन्हें इनके फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया बच्चों, एग्जाम्पल ज़रूर आपको याद करने हैं हर केस में। अब सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है स्टॉक, और इसका एक सबसेट है रिजर्व, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्टॉक क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हैं संचित कोष बचा हुआ, क्या है आइए जानते हैं। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings don't have appropriate technology to assess these are included। देखिए अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज और स्टॉक में, तो याद रखना पोटेंशियल रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, जबकि ये कहीं भी मिलते हैं। ठीक है, पूरे देश में, पूरी कंट्री में कई जगहों पर मिल सकते हैं। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पर हमारा ध्यान नहीं है, विल पावर नहीं है, इस वजह से, या हम नेग्लिजेंस हैं, मतलब हम वहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो टेक्नोलॉजी की कमी है, इस वजह से हम इन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो मेन डिफरेंस मैंने दोनों में बता दिए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। स्टॉक का एग्जाम्पल है H2O, वाटर। आपको पता होगा कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, उसमें दो गैसेस मिलती हैं हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यदि हम उन्हें तोड़ें तो। ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये दो गैसेस हमें मिलती हैं तो इन दोनों गैसेस को यूज़ करके हम एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन ये काम अभी तक हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए वाटर को आप एक स्टॉक रिसोर्स की तरह कंसिडर करते हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं आइए जान लेते हैं। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का ही एक सबसेट है। सबसेट मतलब छोटा भाई मान लीजिए। विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ,
विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग नो हाउ। नो हाउ का मतलब है कि आपको जानकारी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है इनसे रिलेटेड, बट फिर भी हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, वो जो हमारी कंट्री है बच्चों, उसमें रिवर सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ रिवर्स, आप जानते हैं, और उनकी कई सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, बट हमने इस बात का अभी तक यूज़ नहीं किया है। रिवर वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर, बट हम अभी भी उसे फुली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसको हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं बट फुली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रिजर्व्स। लेकिन जिन्हें हम फुली यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी पता है, उन्हें हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर जगह पर मिल रहे हैं और नेग्लिजेंस के कारण, इग्नोरेंस के कारण हम उन्हें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दैट आर व्हाट, पोटेंशियल रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जो किसी भी जगह पर मिल सकते हैं बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उन्हें यूज़ करने के लिए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉक बोल रहे हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में हम इसे कहते हैं सतत पोषणीय, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। सतत का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूस। क्या होता है? कंटिन्यूस, लगातार चलने वाला या लगातार होने वाला। देखिए, मैं आपको अपने शब्दों में पहले बता देता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, फिर मैं आपको लैंग्वेज भी बता दूंगा। देखो भाई, प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना, प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना, लेकिन फ्यूचर को भी ध्यान में रखना। किसको ध्यान में रखना? फ्यूचर को भी ध्यान में रखना कि कैसे हम फ्यूचर की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, ये भी हमें देखना होगा। ठीक है ना, ये सारी बातें हमें देखनी है अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए। ये ना हो कि हम वाटर यूज़ कर रहे हैं लेकिन वेस्टेज भी बहुत कर रहे हैं और ये सोचकर वेस्ट होने दें कि अरे भविष्य में जो भी पीढ़ी आएगी वो अपना खुद संभालेगी, देखेगी, कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केयरलेस भी है और इलॉजिकल भी है और इमोरल भी है। ठीक है ना, तो फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेजेंट नीड्स पूरी कर रहे हैं आप, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये हुआ कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर हो, ऐसा डेवलपमेंट हो जो प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन उससे फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों पर कोई फ़र्क ना पड़े। यानी कि बहुत सिंपल सी भाषा है, अपना भी आप अपनी नीड्स को भी पूरा करें बट फ्यूचर की चीज़ों को, ज़रूरतों को भी ध्यान में रखें, वेस्ट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। चलिए, उसके बाद लैंग्वेज आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है एनसीईआरटी के। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। एक समिट हुई थी। समिट का मतलब होता है सम्मेलन, कन्वेंशन भी कह सकते हैं आप, समझौता टाइप। ठीक है। अर्थ समिट का मतलब होता है जब देश के बड़े बड़े, कई देशों के बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स जब एक जगह मिलते हैं तो उसे अर्थ समिट कह दिया जाता है। रियो डी जेनेरियो आपने सुना होगा, ये ब्राज़ील की एक सिटी है और इसका ब्राज़ीलियन भाषा में अगर आप देखें तो होता है रिवर ऑफ जनवरी, रिवर ऑफ जनवरी। ठीक है। चलिए, इसके बारे में जानते हैं कि क्या हुआ था। ये जून 1992 में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 100 देशों से ज़्यादा के जो हेड थे, जो स्टेट के हेड थे, यानी कि देशों के जो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था, वो रियो डी जेनेरो नामक शहर में मिले जो कि ब्राज़ील में है। आप जानते होंगे ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका के अंदर आता है और इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। ठीक है ना। अच्छा, वो क्यों मिले ये भी हम समझ लेते हैं। जो समिट था उसका एम क्या था, क्यों वो हुआ, वाई दिस समिट वॉज हेल्ड, उसका एम क्या था, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस सम्मेलन का, तो ये भी समझ लेते हैं। ये इसलिए बुलाया गया था ताकि अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन डिस्कस की जा सके और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी बात की जा सके ग्लोबल लेवल पे। अब एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन तो आप जानते ही हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा हो,
और साथ के साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब लोगों के पास पैसा भी आए लेकिन ऐसा ना हो कि वो सोसाइटी के खिलाफ हो, इस तरीके का कुछ हो, तो उससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, एजेंडा 21 भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो क्या होता है आइए जानते हैं। आप जानते हैं 1992 को हम 20वीं सदी कहेंगे, यानी कि 20th सेंचुरी। तो जितने भी नेता लोग थे उन सब लोगों ने डिसाइड किया कि 21वीं सदी आने वाली है, यानी कि 2000 जो ईयर है वो आने वाला है और उसके आगे की ईयर्स को 21st सेंचुरी में कहा जाएगा, आने वाली हैं। तो इस 21वीं शताब्दी में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में जो जो टॉपिक्स उन्होंने रखे कि हाँ भाई हमें ये करना है, ये टॉपिक करना है, इस पर काम करना है, क्लाइमेट चेंजेस पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, वाइल्ड लाइफ पर बातें करनी है, ठीक है ना, ट्राइबल्स पर बात करनी है, जो स्पीसीज हैं एंडेंजर्ड, एक्सटेंट, इन सब पे बात करनी है। ऐसे 21 टॉपिक्स को मिलाकर उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उसी लिस्ट को हम बोलते हैं एजेंडा 21। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको याद रखना है बस। चलिए, इसके आगे अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिसोर्स प्लानिंग। सारे बच्चे समझ ले रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। पहला पॉइंट समझ लीजिए कि व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप उसको जो यूज़ कर रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। आप किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, किसी को कम, तो वेस्टेज भी हो सकता है, इम्बैलेंसिंग भी हो सकती है। तो हमें रिसोर्सेज तो बहुत हैं, किसी भी कंट्री में कई प्रकार के रिसोर्स होते हैं, बट उनमें इम्बैलेंसिंग ना हो, तो इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग नाम दिया। इट इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आपने देखा होगा कि हमारे ही देश में एग्जांपल ले लीजिए, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं होता है, सूखा टाइप पड़ता है, और कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, वहाँ से जो सप्लाई है वो सूखे इलाकों तक पहुँचे। ठीक है, कहीं पर आपने देखा होगा कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक हिस्से की ज़रूरत को दूसरा पूरा कर सकता है। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन तो मैंने ये बता दी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल आपको याद रखना है। जो स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के, ये रिच हैं मिनरल और कोल डिपॉजिट्स में, जबकि अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर बहुत है लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो उस वाटर रिसोर्स का ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? तो ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ स्टेट्स में मिनरल और कोल डिपॉजिट ज़्यादा हैं, कहीं पर वाटर ज़्यादा है, लेकिन जहाँ वाटर ज़्यादा है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कारण, फैसिलिटीज़ ना हो पाने के कारण उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो ये रिसोर्स प्लानिंग नहीं है, इसलिए हो पा रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये देख लीजिए कि हमारे देश में अगर हम बात करें तो बहुत सारे इलाके हैं जो डेफिशिएंट है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ वाइटल मिनरल्स में। इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग की कमी। तो वो नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पे हो सकती है। ठीक, अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है और उसमें क्या क्या स्टेप्स शामिल हैं ये जान लेते हैं। पहला पॉइंट, 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट थोड़ा बड़ा है। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इंडिया में। इसमें पहला जो स्टेप होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री, यानी कि आप पता लगाएं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उन्हें खोजें, फिर ये उनका सर्वेक्षण करें, मैपिंग करें। ठीक है, जाने के रास्ते ढूंढें, निकालने के रास्ते ढूंढें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करें उनका, यानी कि किस क्वालिटी का है और कितने अमाउंट में हमें मिल सकता है, ये सब एस्टिमेशन करें। ये पहला स्टेप होता है इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का। दूसरा, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है जो कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ हो, यानी कि उसे यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, तो वो कौन सी चाहिए होगी, स्किल, किस प्रकार की स्किल चाहिए होगी, कैसे लोग चाहिए होंगे, और जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है यानी कि उसको रेगुलेट करने के लिए कौन है, कौन सी संस्था है, ये भी हमें देखना होगा। और तीसरा और लास्ट स्टेप होता है कि जो आपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया है, क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करता है। ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या फिर वो
उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसमें बातें बताई जा रही हैं, वो थोड़ा सा ऑपोजिट है हमारे देश के डेवलपमेंट प्लान से। दूसरा जो पॉइंट आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं कि इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया ने बहुत पहले से ही कोशिश किया कि रिसोर्स प्लानिंग की जाए, काफ़ी हद तक सफल भी हुई है, बट अभी भी वी आर येट सो फार। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च हुआ और आपको पता होगा अब 5 ईयर प्लान्स नहीं चलते हैं। 5 ईयर प्लान्स जो संस्था बनाती थी, दैट इज़ प्लानिंग कमीशन, अब वो नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट अगर आपको देखना है तो वो आपको देखना है यहाँ से, थर्ड पॉइंट, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ऑल दिस का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रिसोर्सेज होते थे, रिच रिसोर्सेज, वो मेन अट्रैक्शन होते थे फॉरेन इन्वेडर्स के, जैसे कि अंग्रेज भी हो गए, कुछ आक्रमणकर्ता जो होते थे वो बाहर से आते थे, वो सब। तो ये सब चीज़ें इंडिया ने फेस कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि कई प्रकार के रिसोर्सेज हमारे देश में शामिल हैं। देयरफॉर इन इंडिया इन जनरल, resource development in particular does not involve any availability of resources, but also the technology, quality of human resource and historical experience of the people। मतलब सिंपल है कि इंडिया ने ये सारे के सारे फेज जो हैं कॉलोनाइजेशन के दौरान फेस किए हैं। अतः इंडिया में जो डेवलपमेंट है और जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज शामिल नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज तो बहुत हैं बट प्लान ही हमने ऐसे नहीं बनाए कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएँ। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की कमी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं अच्छे से। चलिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। एक लाइन में आपको बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने कही थी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। उन्होंने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि हमारे देश में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, बट किसी की लालच हो, ग्रीड हो, किसी का लालच हो तो उसे हम पूरा नहीं कर सकते। ये लाइन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। लाइन दे देते पूछते ये स्टेटमेंट किसका है और किस कॉन्टेक्स्ट में था, तो आप बोलेंगे गांधी जी का है और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड था। आई होप इस लाइन का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे देश में जो ज़मीन है, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में, भूमि संसाधन जैसे हम कहते हैं हिंदी में, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि हमारे देश में क्या सीन है, क्या सिनारियो है इससे रिलेटेड। आप जानते होंगे हमारे देश में 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जोग्राफिकल एरिया कहते हैं, TGA, टोटल जोग्राफिकल एरिया, टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना, इतना एरिया है। अब इस एरिया को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और वो 3 हिस्से आप जानते होंगे, एक तो मैदान होते हैं, प्लेन्स जिन्हें हम कहते हैं, दूसरा जो हिस्सा होता है दैट इज़ माउंटेन्स, और तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है प्लेट्यूज, पठार जिन्हें हम कहते हैं। आई होप आप जानते होंगे मैदान जो हैं वो प्लेन होते हैं और माउंटेन्स कुछ इस प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है ना, स्लोप होता है, और पठार जो है थोड़ा सा उठा हुआ ऐसा और ऐसा नीचे है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, कौन सी चीज़ कितना % है ये इस पाई चार्ट में हमें पता चल रही है। हमारे देश में जो प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, आपको पता होगा, तो प्लेन्स तो ये हो गए समतल मैदान। हमारा जो स्टेट है यूपी है, मध्य प्रदेश है और कई सारे स्टेट हैं, तो ज़्यादातर स्टेट जो हैं वो समतल मैदानों में ही आते हैं। यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलती है और 43% है ये एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद माउंटेन जो हैं वो हैं 30%, यानी कि माउंटेन्स भी हमारे देश में काफ़ी हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं प्लेट्यूज। क्या आते हैं बच्चों? प्लेट्यूज, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, कुछ हिस्से में आइलैंड्स भी आते हैं, यानी कि ऐसी जगह भी आती हैं जो कि चारों ओर से पानी से घिरी हुई हैं, जैसे अंडमान निकोबार और बाकी की चीज़ें, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, जो 27% एरिया, तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया आपको बता दिया कि हमारे देश में कुछ इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं, ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लैंड यूटिलाइजेशन क्या है, कैसे जुड़ा हुआ है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है,
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सॉइल के बारे में कि सॉइल एज अ रिसोर्स क्या है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल, और कुछ उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं, और तब ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए प्लीज़ उसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सॉइल्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं कुछ बीच में जो कुछ एक दो टॉपिक्स नहीं कवर कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि उन्हें आपको पढ़ना है, बट बहुत ज़्यादा ध्यान उन पर नहीं देना है। ये जो मेन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम क्लियर करने वाले हैं अपनी लैंड यूटिलाइजेशन से। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं।